मधु अपने बेटे ऋषभ और पति तेजेंद्र के साथ रहा करती थी। ऋषभ की हाल ही में नायरा नाम की एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हुई थी। नायरा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेती थी और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। नायरा बाकी बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सास से काम करवाए और खुद ऐशो आराम में रहे। वो अपनी सास की खूब मदद करती थी। नई नई शादी होने की वजह से ऋषभ और नायरा हनीमून मनाकर घर आते हैं। अरे बेटी, कैसा रहा तेरा हनीमून? बहुत ही मस्त था माजी। मैं तो कहती हूँ कि आप और पापा भी उस जगह जाकर आओ। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओफो माजी, आप भी ना, छोड़िए ये सब, दीजिए, मैं कर देती हूँ ये। आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। आज से एक नया सीरियल लगने वाला है। आपको उसका प्रोमो पसंद आया था ना? जाइए, जाकर देखिए उसे। अरे बहू, तो कितना काम करेगी? तू तो दिन भर बच्चों की क्लासेस भी लेती है और घर के सारे काम भी तू ही करती है। तू भी तो थकती होगी ना? अरे नहीं माँ जी, वैसे भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस आराम से बैठकर ही लेने होते हैं। और रही बात घर में काम करने की, तो आप मेरी माँ हो। मेरे होते हुए आप मेरे ही सामने काम कैसे कर सकती है? लेकिन बहू, जलेबियाँ बनानी है, पुदीने की चटनी, और अभी तक तो रोटियां भी नहीं बनी। सब कैसे होगा? आपकी बहू रानी है ना, सब कुछ कर देगी। आप बस जाकर रिलैक्स करिए। अच्छा ठीक है बहू। फिर मधु टीवी देखने बैठी होती है कि तभी अचानक से उसे तेजेंद्र का फ़ोन आता है। जी ऋषभ के पापा, बोलिए। अरे मधु, वो मेरे कपड़ों की बैग पैक करो। 3 दिन के कपड़े देना। मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने जा रहा हूँ, ठीक है? आज रात को ही निकलना है। ऐसे अचानक? आज सुबह तक तो आपका कोई भी प्लान नहीं था। अरे, सब दोस्त आज मिलकर बैठे थे तो अचानक से ही प्लान बना और एक दोस्त ने जल्दी जल्दी में टिकट्स बनवा कर भी दे दी। ठीक है जी, मैं अभी पैकिंग करना शुरू करती हूँ। इतना बोलकर मधु फ़ोन कॉल कट कर देती है। मधु के पास भले ही स्मार्टफोन था, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे सिर्फ फ़ोन उठाना ही आता था। किसी को फ़ोन करने के लिए उसे नायरा की मदद लेनी पड़ती थी। फिर वो तुरंत कमरे में जाकर तेजेंद्र की पैकिंग करने लगती है। तभी नायरा वहाँ पर एक बाउल में जलेबियाँ लेकर आती है। माँ जी, ये देखिए, जलेबियाँ तैयार है, इन्हें चखकर देखिए। अरे, ये क्या? आप कहाँ जा रही है अचानक से? कोई चल बसा है क्या गांव में? अरे पगली, शुभ शुभ बोल। अरे, मैं ये अपने नहीं, तेरे पापा जी की पैकिंग कर रही हूँ। पापा जी की पैकिंग? लेकिन पापा जी की सवारी कहाँ निकली ऐसे यूँ अचानक से? उनका अपने दोस्तों के साथ अचानक से शिमला जाने का प्लान बना है, तो इसीलिए। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। अच्छा, बाय द वे, पापा जी और आप कहाँ कहाँ घूमे हो माँ जी? इतने साल हो गए हैं, ऐसे में तो आप दोनों बहुत सी जगहों पर घूमे होंगे, क्यों, है ना? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। ऋषभ के पापा और मैं कभी एक साथ किसी मंदिर तक भी नहीं गए हैं। तेरी स्वर्गवासी सास, यानी तुम्हारी दादी सास, उन्होंने मुझे हमेशा घर में ही बंद रखा और इन्होंने भी कभी सामने से मुझे कहीं चलने के बारे में नहीं कहा। ये बस अकेले ही जाते हैं, मुझे कहीं नहीं लेके जाते साथ में। क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ ना,
तो इसीलिए इन्हें बहुत शर्म आती है मुझे कहीं भी लेके जाने में। अपनी सास की बातें सुनकर नायरा को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। ये क्या बात हुई भला? ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, पापा जी को आने दो आज तो मैं उनकी क्लास लेकर रहूँगी। अरे, आप दोनों तो कभी हनीमून पर भी नहीं गए। ये कितनी बड़ी शॉकिंग बात है। कोई फ़ायदा नहीं बहू ये सब करके। तू चाहे कितने भी जतन क्यों ना कर ले, वो नहीं मानेंगे। वो ऐसे ही है। जाने दे। क्यों ऐसी कड़वी बातों के बारे में सोचकर अपने मन में कड़वाहट घोले हम। वैसे भी इतने सालों के बाद अब मुझे भी कहीं जाने की इच्छा नहीं रही। अब तो आदत सी हो गई है। तू जाने दे ये सब बातें। ला, देखूँ तो तेरी जलेबियाँ कितनी लज्जतदार बनी है। ओह यस यस माँ जी, प्लीज़ हैव इट। वाह, मज़ा ही आ गया। एकदम सरस बनी है ये जलेबियाँ तो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। जो भी बनाती है बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर मधु अपने बैग पैकिंग में लग जाती है और नायरा वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। लेकिन उसे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ माँ जी, आपकी इस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अब से ये बहू प्रण लेती है कि ये अपनी सास का हनीमून करवा कर ही रहेगी। मेरा मिशन सास का हनीमून शुरू होता है अब। नायरा ठान लेती है कि चाहे जो भी हो वो अपने सास ससुर को हनीमून पे भेजकर ही रहेगी। फिर रात में जब तेजेंद्र बैग लेकर शिमला जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी नायरा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है और उनके सामने एक पेन और पेपर लेकर खड़ी हो जाती है। अरे नायरा बहू, ये क्या बचपना है तुम्हारा। मुझे जाना है, लेट हो रहा है। टैक्सी आ गई है गेट पर। सभी दोस्त मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। हटो यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं आपको इस लक्ष्मण रेखा को तभी पार करने दूंगी जब आप इस कागज़ पर ये लिख दो कि आप शिमला से आने के बाद माँ जी को भी कहीं घुमाने ले जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप दोनों हनीमून पर जाओगे। नायरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ऋषभ, तुम बीच में अपनी चोंच मत अड़ाओ। ये मेरे और पापा जी के बीच की बात है। बहू, तो क्यों खामखा बात को बढ़ा रही है? जाने देना। नहीं माँ जी, आप हमेशा चुप रह सकती है, लेकिन मैं नहीं। अरे, ये अकेले घूमते रहेंगे और आप बस इस घर के पिंजरे में कैद रहेगी। ये नहीं चलेगा। पापा जी, अगर आप माँ जी को हनीमून पर नहीं ले जाएंगे तो मैं भी ऋषभ के साथ आज के बाद कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। अरे यार नायरा, अब माँ और पापा के बीच में तुम हमारे घूमने पर क्यों ग्रहण लगा रही हो? चुप रहो तुम भी अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमते रहो। कभी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। कभी अपने पापा जी को ये समझाने के लिए तुम्हारी जुबान भी नहीं खुली कि पापा माँ को हनीमून पर ले जाइए। जब कुछ बोलने की बारी आती है तब तो तुम्हारी जुबान पर लॉक लग जाता है। अब रहो ऐसे ही। सबकी बातें सुनकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। चिक 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 चिक। मैं मधु को कहीं भी नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मधु कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। तेजेंद्र गुस्से से नायरा के हाथ का कागज़ छीनकर उसे फाड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वही नायरा और ऋषभ हैरान हो जाते हैं और मधु की आंखें भर आती हैं। मधु अपने कमरे में जाकर बिलक बिलक कर रोती है।
वही नायरा को भी अपने ससुर की हरकत का बहुत बुरा लगता है। अपनी सास को रोते देख नायरा उनके पीछे चली जाती है। माँ जी, दरवाज़ा खोलिए माँ जी। नहीं बहू, तू चली जा यहाँ से। लेकिन माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए। बहू, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी सास की ये हालत देख नायरा को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ नायरा? सब ठीक तो है ना? माँ ने क्या कहा? कुछ ठीक नहीं है ऋषभ। तुमने देखा ना, पापा ने किस तरह माँ से बात की। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि वहाँ हम दोनों भी थे। भला ऐसे कौन बात करता है? सारी गलती तुम्हारी है नायरा। तुम्हारे बचपने की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हें क्या ज़रूरत थी पापा का रास्ता रोकने की? तुम्हारे ड्रामे की वजह से ही पापा गुस्सा हो गए और तुम्हारा सारा गुस्सा माँ पे निकल गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ऋषभ? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। क्या तुम्हें अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है क्या? देखो नायरा, आज तक घर में यही होते आ रहा है। अब तो मुझे भी आदत सी हो गई है। माँ भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस घर में आने की वजह से सब बदल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पापा कभी नहीं बदलेंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। नायरा ऋषभ की बातें सुनकर हैरान होती है, क्योंकि सिचुएशन बदलने के लिए ऋषभ कुछ करना ही नहीं चाहता था। फिर वो बिना कुछ कहे सो जाती है। अगली सुबह नायरा तैयार होकर काम करने लगती है। तब वो अपनी सास को आंगन में पौधों को पानी देते वक्त रोते हुए देखती है। बस माँ जी, कल रात से आपके आंसू रुक ही नहीं रहे। मैं समझ सकती हूँ कि आपको पापा की बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को संभालिए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नायरा अपनी सास को सांत्वना देती है और वो उन्हें गले लगाती है। नायरा बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। मुझे इतने वर्षों तक किसी ने नहीं समझा, लेकिन तूने मेरे दुख को, मेरे दर्द को 1 महीने में ही समझ लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तू मेरी बहू है। भगवान करे सबको तेरी जैसी बहू मिले। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप प्लीज़ अब शांत हो जाइए और अब से नो रोना धोना। ये देखो, मैंने आपके लिए गरम गरम चाय और प्याज की कचौरियाँ बनाई है। फिर नायरा अपनी सास को कचौरियाँ देती है। नायरा मन ही मन सोचती है, मुझे माँ जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पापा जी की बातों से उनके मन को बहुत ठेस पहुँची है, इसीलिए मुझे इन्हें ऐसे ही व्यस्त रखना चाहिए। फिर नायरा थोड़ी देर बाद ऋषभ के पास आती है। अरे ऋषभ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना नायरा, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि जब तक पापा नहीं आते तब तक क्यों ना हम दोनों माँ जी को कहीं घुमा के ले आए। अरे यार नायरा, तुम फिर शुरू हो गई। माँ को भी पापा के बर्ताव का इतना बुरा नहीं लगा होगा जितना तुम्हें माँ के लिए बुरा लग रहा है। देखो नायरा, मैं तुम दोनों को ज़रूर ले जाता, लेकिन 2 दिन बाद मेरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। सॉरी नायरा। फिर ऋषभ ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसी दिन रात में 12 बजे के बाद ऋषभ नायरा के सामने एक केक लेकर आता है।
नैयो लगदा दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हुए इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हुए इंतजार मुझे तेरा। आई लव यू नायरा, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को पूरे 1 महीना कंप्लीट हुआ है, इसीलिए इस बात का जश्न तो मनाना ही चाहिए, क्यों? और हाँ, मैंने हमारे लिए 1 मंथ एनिवर्सरी का हनीमून डेस्टिनेशन भी चुन लिया है। ऋषभ की हरकत देखकर नायरा गुस्से से उठती है और वो केक पे से चेरी उठाकर ऋषभ के नाक पे लगाती है, जिससे ऋषभ किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। ओह नो नायरा बेबी, ये तुमने क्या कर दिया? बिल्कुल सही किया है मैंने। तुम्हें क्या लगा ये केक लाकर, ये जोकरों की तरह गाना गाकर तुम मुझे मक्खन लगाओगे, इम्प्रेस कर पाओगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगा पापा जी ने मना कर दिया, इसका मतलब मैं अपने मिशन से पीछे हट गई? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना मिशन, सास का हनीमून, तो हर हाल में पूरा करके ही रहूँगी। लेकिन नायरा, इसमें तुम मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? मैंने क्या गुनाह किया है यार? मुझे भी रोमांस करना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना है, मुझे भी तो हमारे हनीमून की फ़ोटोज़ इंटरनेट पे अपलोड करनी है। प्लीज़ नायरा बेबी, चलो ना हनीमून पे। नो, ना, नहीं, इल्ले, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी सास का हनीमून नहीं हो जाता, तब तक मैं भी हनीमून पे नहीं जाऊंगी। एंड दैट्स फुल एंड फाइनल। और अगर तुमने फिर से वही नाटक शुरू कर दिया हनीमून का, तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे तुम? नायरा की बातें सुनकर ऋषभ सिर पकड़ लेता है। नायरा जिद पर ही अड़ी हुई रहती है। अगले दिन घर पर पड़ोस की रामोला चाची आती है और वो भी मनाली की मिठाइयाँ और शॉल लेकर। हेलो मधुबेन, ये लो आपके लिए मिठाइयाँ और शॉल, ये लो बहू। अरे रामोला, आज अचानक से ये मिठाइयाँ और शॉल कैसे? वो क्या है ना मधुबेन, मैं हाल ही में अपने एजी के साथ घूमने गई थी मनाली। वहाँ से आते वक्त सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ, तो आपके लिए भी मिठाइयाँ और शॉल लेकर आई। धन्यवाद रामोला। थैंक यू रामोला आंटी। वेलकम वेलकम। अब वो क्या है ना, मेरे एजी जो है ना, वो शादी के 30 साल बाद भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो जवानी के दिनों में किया करते थे। मैं भी अपने एजी से बहुत प्यार करती हूँ। मधु को रामोला की बातें सुनकर तेजेंद्र की याद आती है और वह फिर से उनके कही कड़वी बातें मधु के कानों में गूंजने लगती हैं और फिर वो रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लगता है तेरी सास को मेरी बातों से बहुत बुरा लगा है नायरा बिटिया। अब क्या करे, 30 साल हो गए हैं मधुबेन और तेजेंद्र भाई साहब की शादी को भी, लेकिन वो दोनों कभी घूमने कहीं नहीं गए। मुझे मधुबेन के लिए बहुत बुरा फील होता है। काश तेजेंद्र भाई साहब में भी मेरे एजी के जैसे रोमांस करने के गुण होते। हो गई आपकी बकवास खत्म? दे दी ना मिठाइयाँ और शॉल, अब निकलिए यहाँ से। चलिए, पतली गली पकड़कर चलती बनिए। बदतमीज लड़की।
आप जैसी बदतमीज़ औरतों के सामने सुशील लोगों को भी बदतमीज़ बनना ही पड़ता है। इडियट कही के, नॉनसेंस औरत, जानबूझ के मेरी सास को यहाँ पर जलाने आई है। फिर नायरा पानी का ग्लास लेकर मधु के कमरे में जाती है और उसे पानी देते हुए कहती है, माँ जी, ये लीजिए, पानी पीजिए, पर प्लीज़ आप रोइए मत माँ जी। आपको तो पता ही है ना हमारी गली की औरतें कैसी है। उन्होंने जानबूझकर आपके जले पर नमक छिड़का है। लेकिन रामोला बहन और सुरेंद्र भाई साहब की शादी को भी 30 साल हुए हैं। वो दोनों हर 2 महीने में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। और मेरे पति, वो तो मुझसे सीधे मुंह कभी बात भी नहीं करते। तभी वहाँ पर अचानक से तेजेंद्र आता है। अरे पापा जी, आप जल्दी आ गए शिमला की ट्रिप से। तेजेंद्र कुछ नहीं बोलता और वो गुस्से में मधु का सारा सामान एक सूटकेस में भरने लगता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा सामान ऐसे सूटकेस में क्यों डाल रहे हो? पापा जी, ये सब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? पापा, एटलीस्ट कुछ तो बोलिए। सबके इतना पूछने पर तेजेंद्र कुछ भी नहीं बोलता और वो मौन ही रहता है। फिर तेजेंद्र गुस्से से मधु का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो, अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब वक्त आ गया है। मतलब ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेजेंद्र मधु का हाथ पकड़कर उसके साथ घर के बाहर जाने लगता है। ऋषभ और नायरा तो दोनों पीछे से बस देखते ही रह जाते हैं। तेजेंद्र मधु का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। पापा जी, ये सब क्या है? आप माँ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज़ रुक जाइए पापा जी। हाँ पापा, आप माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारी माँ को हनीमून पर ले जा रहा हूँ। क्या? ऋषभ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? हाँ बहू, अब तुम्हारी सास का हनीमून तो होकर ही रहेगा। मधु को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। उसकी आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। ऋषभ के पापा, आप सच में? हाँ मधु, मेरी प्यारी बीवी, मैं और तुम हनीमून मनाने गोवा जा रहे हैं और वहाँ से हम फ्लाइट लेकर हिमाचल भी घूमेंगे। मुझे माफ़ कर दो मधु, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन उस रात जब मैं शिमला के लिए निकल गया था, तभी मैं अपना लकी रुमाल भूल गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि वापस आकर ले लूं। तभी मैंने खिड़की से तुम्हें रोते हुए देखा और मैं अंदर ही नहीं आ पाया। तुम्हें रोता देख मुझे बहुत बुरा लगा। शिमला की पूरी ट्रिप में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा कि मैंने इतने सालों में ना चाहते हुए भी ना जाने कितने सारे दुख दिए हैं। मैं तुम्हें वो इज्जत कभी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ये दुख कभी देख ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो मधु। आप माफ़ी मत मांगिए जी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो बहुत है। मेरे लिए कहीं जाकर घूमना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी था तो आपके मन का मेरे लिए भाव, और आज आपके मन के भाव को देखकर मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच पापा जी, माँ जी के बारे में इतना सोचने के लिए और उन्हें जीवन की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। नायरा बहू, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए।
अगर तुम नहीं होती तो मैं समझ ही नहीं पाता। 1 महीने में तुमने मधु को कितने अच्छे से संभाला है, कितने प्यार से समझा है। और यहाँ मेरी शादी को 30 साल होकर भी मैं मधु को कभी समझ ही नहीं पाया। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे उस दिन तुम सबसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। कोई बात नहीं पापा जी, देर आए पर दुरुस्त आए। चलिए अब आप दोनों जर्नी को एंजॉय कीजिए। हैप्पी हनीमून। हैप्पी हनीमून माँ पापा। जल्दी जल्दी आप दोनों हनीमून से वापस आ जाए ताकि मैं और नायरा भी हमारे दूसरे हनीमून पर जा पाए। वो क्या है ना, नायरा ने मुझे वार्निंग दे के रखी है कि जब तक आप दोनों का हनीमून नहीं हो जाता हम दोनों कभी घूमने नहीं जा सकते। इसीलिए और डिले मत कीजिए मेरे हनीमून को। बदमाश। मधु और तेजेंद्र दोनों हनीमून के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले ही दिन वो गोवा पहुंच जाते हैं। तैयार होकर वो दोनों भी समुंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। समुंदर में लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर मधु कहती है, ए जी, ये लोग पानी पे कैसे खड़े हैं? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये लोग पानी पे नहीं खड़े, इसे सर्फिंग कहते हैं। अच्छा, उसके चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा है कि वो कितने मज़े ले रहा है। वो तो है मधु, क्यों ना हम लोग भी वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करें। उसके बाद में ट्रैकिंग भी करेंगे। कौन से स्पोर्ट्स? अभी इस उम्र में क्या खेल खेलेंगे जी? ये भी कोई उम्र है हमारी? लोग क्या कहेंगे? जिसको जो कहना है कहने दो। वैसे भी तुम्हें और मुझे यहाँ कौन जानता है। और रही दूसरी बात, वाटर स्पोर्ट्स को तो हम दोनों भी कर सकते हैं, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। कोई खतरा नहीं होता उसमें। अगर कुछ हो भी जाए तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों समुंदर में अलग अलग राइड्स खेलते हैं। उसके बाद वो दोनों फिशिंग भी करते हैं। अरे वाह, आज तो हम दोनों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। अगर यहाँ पर मेरी बहू होती तो वो भी बहुत मज़े करती। हाँ मधु, तुमने सही कहा। हमारे बच्चे हैं ही ऐसे। अब ये मछलियों की फ़ोटो लेकर उन दोनों को फॉरवर्ड करो। वो भी इतनी सारी मछलियाँ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो दोनों ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे सभी लोगों को देखकर मधु बहुत डर जाती है। ये क्या है जी? मैं इतने ऊपर नहीं चढ़ सकती, और अगर मैं गिर विर गई तो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अरे मधु, तुम डरो मत। सब सिक्योरिटी के साथ हम वहाँ एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत मधु, मैं हूँ ना यहाँ। और यहाँ पर तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। देखो मधु, आज तक तुमने लाइफ में कुछ भी नया ट्राई नहीं किया, लाइफ कुछ एंजॉय भी नहीं की, और वो भी मेरी वजह से। अब से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैं कहता हूँ, इसीलिए बस एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। फिर वो दोनों ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग करने के बाद मधु को कमाल की खुशी मिलती है। आपने सच कहा था जी, ये वाला तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही वो दोनों सारी चीज़ें करते हैं जो एक शादीशुदा जोड़ा करता है। रात में तेजेंद्र मधु को एक सरप्राइज़ देता है।
उसने एक पहाड़ी इलाके में रोमांटिक डिनर का सेटअप किया होता है और वो बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर वेटर आकर मधु से कहता है, वेलकम मैम। क्या? ये इन्होंने क्या बोला अभी ऋषभ के पापा? क्या कम है? क्या कम है नहीं मेरी भोली भाली सी बीवी। वो कह रहा है वेलकम, जिसका मतलब होता है स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? धन्यवाद भाई साहब। कैसा लगा ये सेटअप मधु? बहुत ही सुंदर। धन्यवाद ऋषभ के पापा, आपने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया। मैं इस सब से इतनी खुश हूँ कि पूछो ही मत। थैंक यू सो मच ऋषभ के पापा। अरे मेरी जान, मेरी जाने जिगर, क्या तुम भी? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर तेजेंद्र गिटार बजाते हुए मधु के लिए एक रोमांटिक गाना गाने लगता है। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you. I love you too ऋषभ के पापा। मेरी मधुबाला। जी, क्या अब भी? खाना खाने के बाद वो दोनों होटल रूम में जाते हैं। तभी, ये देखो मधु, ये ड्रेस मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसे पहनो, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। पहनो पहनो। लेकिन ऋषभ के पापा, मेरी तो कितनी उम्र हो चुकी है और ये ड्रेस भी कितनी छोटी है। मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? ओफो मधु, हम हमारे मोहल्ले में नहीं हैं, हम हनीमून पे हैं और यहाँ पर हमें कोई देखने वाला भी नहीं है। इसीलिए शर्माना छोड़ो और ये ड्रेस पहन लो, वरना मैं रूठ जाऊँगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं पहन लूँगी। ये हुई ना बात मेरी स्वीट हार्ट वाइफी। फिर मधु वो छोटी ड्रेस पहन कर आती है और तेजेंद्र और मधु खूब रोमांस करते हैं। वो दोनों अपने हनीमून पर जहाँ भी जाते ढेरों फोटोग्राफ्स क्लिक करते। उनके आसपास के लोग उन्हें कहते, अरे वाह अंकल आंटी, आप दोनों बहुत ही रोमांटिक कपल हो। एकदम 90s वाला प्यार। इस उम्र में भी हनीमून मनाना तो कोई आपसे सीखे। आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों को। कैन वी हैव अ सेल्फी? यस श्योर, व्हाई नॉट। नायरा अपनी सास से वीडियो कॉल्स पर बातें किया करती और वो अपने मिशन सास का हनीमून की कामयाबी देखकर बहुत खुश होती है। ऋषभ, देखो ना, माँ पापा की कितनी प्यारी फ़ोटोज़ आई है। माँ तो कितनी प्यारी और कितनी खुश लग रही है। ये उनकी पैराशूट वाली फ़ोटो तो देखो, कितनी प्यारी वीडियो आई है इनकी। इतना कहकर नायरा ऋषभ को वो वीडियो दिखाती है। उन्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नायरा, तुमने सही कहा। इतने सालों में माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। शी इज़ रियली एन्जॉइंग इट। और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच नायरा, मेरी माँ के बारे में इतना सोचने के लिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ? एक ऐसे लपड़ मारूंगी ना, वो मेरी भी माँ है। हाँ बाबा, हमारी माँ। दैट साउंड्स बेटर। अब तेजेंद्र और मधु
दोनों हनीमून से लौट रहे होते हैं। क्या बात है, ये माँ और पापा अभी तक क्यों नहीं आए? फ्लाइट टाइम के हिसाब से तो उन दोनों को अब तक आ जाना चाहिए था, फिर उन्हें लेट कैसे हो गया? हाँ ऋषभ, अब तक तो उनकी फ्लाइट आ जानी चाहिए थी। तभी वो दोनों टीवी पर न्यूज़ फ्लैश होते हुए देखते हैं। मनाली से मुंबई जाने वाली प्लेन हो गई है क्रैश। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ देखकर नायरा और ऋषभ के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सास को इतनी बड़ी खुशी देने के बाद आप मुझसे मेरे सास ससुर को नहीं छीन सकते। माँ, पापा। ऋषभ और नायरा उन दोनों की फोटो देखकर रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मधु और तेजेंद्र दोनों उस प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और दरवाजे पे मधु और तेजेंद्र होते हैं। माँ जी, पापा जी, लेकिन आप दोनों तो यहाँ पर तो प्लेन क्रैश। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारी फ्लाइट मिस हो गई और हम दोनों हेलीकॉप्टर से आ गए। मेरे दोस्त ने लास्ट मोमेंट पर सारा बंदोबस्त कर दिया। घबराओ मत बहू, भगवान की कृपा से सब ठीक ही हुआ। बस उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस तरह सास का हनीमून आखिर हो ही जाता है और अगले ही दिन ऋषभ और नायरा भी अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं।